हाँ भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है हम लोग का। ठीक है, 6-7 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी, और शायद ज्यादा मुझे याद है हम लोग सोलेनॉइड तक पढ़ लिए थे। उसके दोनों केसेस पढ़ लिए थे हम लोगों ने, फाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट, दोनों टाइप के सोलेनॉइड वगैरह हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। चलिए उसकी अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं, टॉरॉइड। उसकी अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं, टॉरॉइड। देखिए सामने टॉरॉइड क्या है बॉस, क्या था ये, सोलेनॉइड था, दिख रहा है, ये सोलेनॉइड था, स्ट्रेट था, सिलेंडर था। मैंने क्या किया, ऐसे करके इसे सर्कुलर बना दिया। आगे बात समझ में। तो इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी और इस टाइप से उसमें टर्न्स बनेंगे। आगे बात समझ में। अब अगर सोलेनॉइड था तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, उसके एक्सिस के अलॉन्ग था, पक्की बात है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाई करेगा वो समझ लेते हैं। देखो जैसे सपोज ये एक रिंग है, समझना ध्यान से, सपोज ये एक रिंग है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। ये कोई दूसरी रिंग है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये कोई तीसरी रिंग है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर। चौथी रिंग है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। यानी ये एक तरह से, अगर यहां पे मैं एक सर्किल बनाऊं तो सर्किल के टेंजेंट का अलग हो गया। यानी अगर मैं ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का बात करूं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर फॉर्मेट में होगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर फॉर्मेट में होगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैंने क्या किया, एक एम्पियर क्लोज्ड कर्व बना लिया, जैसा अभी तक करते आ रहे थे। ये रहा, दिख रहा है, ये मैंने एक एम्पियर क्लोज कर्व बना लिया जिसका रेडियस कितना है आर। आगे बात समझ में। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सर्कुलर फॉर्मेट में होगा, और यहां पर जो डीएल वेक्टर लेंगे वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। आगे बात समझ में। तो देखिए यहां पर अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया तो ये हो गया डीएल वेक्टर का डायरेक्शन, पक्की बात है। सर्किल में इसी टाइप से होने वाला है, पक्की बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर था, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मेरे को डायरेक्शन देखना है तो वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। देखिए इसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, जैसे सॉलिड में नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में स्मॉल एन थे, इसके भी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल एन है। आगे बात समझ में। ठीक है, आगे देखिए एम्पियर बाबा ने क्या बोला था, एम्पियर बाबा ने बोला था, एम्पियर्स बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करूं तो उन्होंने बोला बी वेक्टर डी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, पक्की बात है। अब देखिए यहां पर बी वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसे और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो, पक्की बात है। तो यहां पर ये हो गया बी डी एल cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, cos 0 हो गया 1, तो ये बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। अभी हम लोग ने सोलेनॉइड में पढ़ा था। तो देखिए ये टोटल ग्रीन एम्पियर कर्व की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2 पाई आर। यूनिट लेंथ से कितने टर्न जा रहे हैं, स्मॉल एन, यूनिट लेंथ से कितने टर्न जा रहे हैं, स्मॉल एन। तो 2 पाई आर लेंथ से कितने टर्न जाएंगे, 2 पाई आर एन, पक्की बात है। अरे टोटल लेंथ हो गई 2 पाई आर, यूनिट लेंथ से टर्न जा रहे थे स्मॉल एन, तो इस पूरी 2 पाई आर लेंथ से कितने टर्न जाने वाले हैं, 2 पाई आर एन। एक टर्न से करंट जा रही है आई, तो इस एम्पियर कर्व को पास करते हुए कितनी करंट जाएगी, 2 पाई आर एन आई। आगे बात समझ में। तो यहां से जो करंट गई आई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एन आई। तो यहां मैं बात करूं ये हो जाएगा बी। डीएल क्या है, डीएल क्या है, डीएल है सर्कुलर लूप पे एक छोटा सा एलिमेंट। डीएल क्या है, सर्कुलर लूप पे छोटा सा एलिमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, पूरे के पूरे सर्कुलर लूप का लेंथ, ऑब्वियसली वो कितना होने वाला है, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एन आई। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो एग्जैक्टली आंसर वही आने वाला है जो आपका इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए आया था। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड का भी जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, म्यू नॉट एन आई। आई करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आगे बात समझ में। चलिए इसी पे सवाल करते हैं आगे। देखिए आपके सामने एक सवाल है, दिख रहा है आपको, आपके पास, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एम्पियर सर्किट लॉ कैसे अप्लाई करना है वो सिखाएगा। देखो बॉस एक सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर दिख रहा है ये, जिसका रेडियस कितना है ए, है ना। इसके अंदर से आई करंट जा रही है क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है ये सिलेंडर, ठीक है बॉस, इनफाइनाइट है, ठीक है बॉस।
सॉलिड है, ठीक है, रेडियस कितना है a, इसके अंदर से जो करंट जा रही है I अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो सिलेंडर है ये एक दूसरे होलो सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ये जो आपको बाहर दिख रहा है व्हाइट वाला, ये एक होलो सिलेंडर है, बट उसका कुछ ना कुछ विड्थ है, उसका कुछ ना कुछ विड्थ है। इसका जो इनर रेडियस है बेटा वो b है, और जो आउटर रेडियस है वो कितना है c, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये सॉलिड है, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये मेटल का बना मेटल है, और ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे एयर है। जो ब्लैक पोर्शन है वहां पे क्या है, एयर है, और जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वहां पे क्या है, मेटल है। आगे बात समझ में। अभी यहाँ पे ये जो व्हाइट पोर्शन है, इस व्हाइट पोर्शन में करंट फ्लो हो रही है आई डॉट सॉरी बाहर की तरफ, देख लें यहाँ पे जो आई करंट फ्लो हो रही है वो डॉट है वो कहां की तरफ है, बाहर की तरफ। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब सवाल में ये दिया हुआ है कि ये वाली जो आई करंट है ये इस पूरे एरिया से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो हो रही है, और ये वाली जो आई करंट है वो भी इस ये जो विड्थ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस विड्थ के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो हो रही है। आगे बात समझ में। तो आपको इस सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है चार केसेस में। क्या बोला, आर इज ग्रेटर देन सी, क्या बोला, आर इज ग्रेटर देन सी, यानी सी से बड़ा हो, यानी ये बाहर पे कहीं पे पॉइंट होगा। दूसरा, आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, तो ग्रेटर देन ए बोले तो यहां पर होगा, लेस देन बी, लेस देन बी, ए से बड़ा और बी से छोटा, यानी यहां पर बीच में कहीं पे बोला है इसने। आगे बात समझ में। तीसरा बोला आर इज लेस देन ए, यानी यहां पे अंदर पे कोई पॉइंट होगा वहां पे फाइंड करना है। और लास्ट बोला है आर इज ग्रेटर देन बी बट लेस देन सी, यानी बी से तो बड़ा हो और सी से छोटा हो, तो यानी यहां पर बीच में कोई पॉइंट होगा, मुझे वहां पर फाइंड करना है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यार देखो पहले के तीन केसेस तो बहुत इजी, और हम लोग पिछले सवाल में ही कर चुके हैं। जो सोलेनॉइड के हमने सवाल करवाया था स्टेट सिलेंडर वाला, उसी में हम लोग ये कर चुके हैं। लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो हम लोग फटाफट 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। आई बात समझ में, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं आर इज ग्रेटर देन सी, सबसे पहले मैं अगर बात कर रहा हूं आर इज ग्रेटर देन सी, यानी आउटसाइड कोई पॉइंट है, आउटसाइड कोई पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, इस टाइप का, सपोज ध्यान दीजिए, इस टाइप का मैंने, हाँ, सी रेडियस का एक एम्पियर कर्व बना लिया। सपोज मुझे इस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, सी रेडियस का एक एम्पियर क्लोज कर्व बना लिया, ठीक है बॉस। अब एक बात बताइए, अगर केस 1 की मैं बात कर रहा हूं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन सी की मैं बात कर रहा हूं, तो आई नेट कितना होगा, ये जो येलो कलर का, ये जो येलो कलर का एम्पियर क्लोज कर्व दिख रहा है, इससे नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है। देखो बॉस ये वाला आई अंदर जा रहा है और ये वाला आई बाहर आ रहा है, तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई माइनस आई बोले तो 0, तो आई नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। एम्पियर बाबा ने क्या बोला था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, आई नेट 0 हो गया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। आ गया बात समझ में, इजी था, पक्की बात है। दूसरा, R is greater than A but less than B, ठीक है, समझ रहे हो आप, R is greater than A but less than B, यानी मुझे यहां पर A से तो बड़ा हो और B से छोटा हो, इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करना है। अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, इस एम्पियर क्लोज कर्व को थोड़ा छोटा कर दूं मैं, नया नया बना लो की बात है यार, ये ठीक है, यहां पे रखा मैंने, सपोज ये आर रेडियस का एक एम्पियर क्लोज कर्व बनाया जो ए से तो बड़ा है बट बी से छोटा है। आगे बात समझ में, वही छोटा सा एलिमेंट लूं, वही सब काम करूं, पर ये सवाल तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। पिछले केस में एक सिलेंडर था ए रेडियस का, उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, एग्जैक्टली वही होगा। क्यों, क्योंकि एम्पियर क्लोज कर्व के अंदर जाने वाली करंट जो होती है वो आई नेट है, मुझे आई नेट से मतलब है, उसके बाहर से कितनी भी करंट जा रही है मुझे उससे लेना देना नहीं होता। तो देखिए ये जो येलो कलर का क्लोज कर्व है, येलो कलर का जो क्लोज कर्व है, इसके अंदर से करंट जा रही है ओनली आई, ये वाली जो करंट आई जा रही है वो बाहर से जा रही है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो इस ये वाला जो सवाल है वो एग्जैक्टली पिछले वाले सवाल का केस 1 है जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिलेंडर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई नेट कितना होगा, आई ही होगा, तो पक्की बात है केस 2 के लिए, केस 2 के लिए जो बी होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये पर निकाल चुके हैं। आगे बात समझ में। केस 3 देखें, केस 3 देखें, केस 3 की अगर मैं बात करूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। केस 3 है व्हेन आर इज लेस देन ए, व्हेन आर इज लेस देन ए, यानी मुझे यहां कहीं फाइंड करना है, सपोज ये यहां,
ठीक है, यहां कहीं फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, सपोज मुझे यहां पे कहीं फाइंड करना है, तो यहां पर मैंने इस टाइप का एक क्लोज कर्व बना दिया, इनसाइड फाइंड करना है। तो पिछले वाले सवाल का, सिलेंडर वाले क्वेश्चन का एग्जैक्टली थर्ड केस हो गया इनसाइड वाला। यानी उस समय मुझे क्या करना था, उस समय मुझे इसके अंदर से जो करंट निकाली जा रही थी उससे वो आई नेट निकाल लिया था मैंने। कितना आया था याद करो, आई नेट आया था यूनिट एरिया, इसका रेडियस कितना है ए, पाई ए स्क्वायर से गया था आई, तो ये अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर से गया था आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और वहां पे जो आंसर आया था वो आया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। शायद यही आंसर आया था, चेक कर लीजिएगा एक बार, शायद यही आंसर आया था म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये केस 3 तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 3 केसेस तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम अब बात करते हैं केस नंबर 4 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है इसने, आर जो है वो सी से छोटा होना चाहिए बट डी से बड़ा होना चाहिए, सी से छोटा होना चाहिए बट डी से बड़ा होना चाहिए। तो वापस से मैंने एक एम्पियर सर्कुलर बाउंड्री बना ली, सर्कुलर एम्पियर सर्कुलर कर्व बना लिया। देखिए एक बार थोड़ा छोटा कर दूं इसे, हाँ इस टाइप से, आगे बात समझ में, इस टाइप से। तो यार इस बार अगर मैं बात करूं तो ये जो एम्पियर क्लोज्ड कर्व जो मैंने बनाया है, इस एम्पियर क्लोज्ड कर्व का जो रेडियस है, जो रेडियस है वो कितना है, वो जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, वो जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर। इस बार जो आईनेट है वो 2 है, मुझे जो आईनेट है मुझे उनसे कौन कौन से करंट से मतलब होगा, इस वाले सिलेंडर से जो करंट जा रही है मुझे उससे मतलब होगा, आई बात समझ में। और उसके बाद उसके अलावा यहां पर, हाँ नहीं दिख रहा, ठीक है थोड़ा मोटा कर देते हैं, हाँ ये जो करंट जा रही है इसके अंदर से, इस वाले एरिया से जो करंट जा रही है मुझे इससे मतलब होगा, आगे बात समझ में, ठीक है। ये एम्पियर बाउंड्री मैंने बनाई थी, एम्पियर कर्व मैंने बनाया, मुझे कौन कौन सी करंट चाहिए होती है जो एम्पियर कर्व के अंदर से पास हो रही है। तो एक तो इस सिलेंडर से जो करंट पास हो रही है वो एम्पियर कर्व के अंदर है, और ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन से जो करंट फ्लो हो रही है वो एम्पियर कर्व के अंदर से पास हो रही है। ये बाहर वाली जो व्हाइट करंट है मुझे उससे लेने देना नहीं है। तो पहले मैं ये शेडेड पोर्शन से कितनी करंट जा रही है उसे मैं निकाल लूं, मैंने बोला वो है आई डैश, मैंने बोला वो है आई डैश, आई बात समझ में। तो देखिए सबसे पहले मैं आई डैश निकाल लेता हूं। तो आई डैश निकालने के लिए समझिए ध्यान से, एक बात बताइए, ये वाला जो एरिया है ये कितना है, ये वाला जो एरिया ये कितना है, ये रेडियस है सी, ये रेडियस है बी, तो ये वाला जो एरिया होगा वो होगा पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर। इस वाले एरिया से यूनिफॉर्मली कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो होगी, आई अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बॉस। ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया कितना है, अरे बॉस ये रेडियस है आर और ये रेडियस है बी, ये वाली जो रेडियस है वो है आर और ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है बी। तो जो शेडेड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो शेडेड एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से जो आई डैश जाएगा वो जाएगा, यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट वो है पाई ये वाली मल्टीप्लाइड बाय वो जो शेडेड एरिया है, वो शेडेड एरिया हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। तो आपके पास यहां से जो आई डैश आ गया है, यहां से जो आई डैश आ गया है वो आ गया है आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आई। आगे बात समझ में।
तो ये जो आई डैश आया है वो शेडेड पोर्शन से जाने वाली करंट आ गई है। मुझे इस क्लोज कर्व के अंदर जाने वाली करंट निकालनी है, तो ये वाली जो करंट है वो डॉट है, बाहर की तरफ है, ये वाली जो करंट है क्रॉस है, वो अंदर की तरफ है। तो एक में से दूसरी को माइनस कर दूं, एक में से दूसरी को माइनस कर दूं, यानी क्लोज कर्व से जाने वाली जो करंट है, क्लोज कर्व से जाने वाली जो करंट है आई नेट, सुनिएगा, जो आई नेट है वो हो जाएगा आई माइनस आई डैश। आई नेट कितना हो जाएगा? आई माइनस आई डैश। तो यहां से जो आई नेट आ गया वो आ गया आई माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आई। पक्की बात है। यहां से मैंने आई को कॉमन ले लिया, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एसटीएम ले लिया, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बॉस, आई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आई नेट आ गया है वो आ गया है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है साहब, एम्पियर्स लॉ लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ठीक है, क्या कर रहा हूं यहां पे मैं देखिए इस जगह पे मैं छोटा सा डीएल वेक्टर ले लूं, ठीक है, और इस जगह पे मैं छोटा सा डीएल वेक्टर लिया, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इधर की तरफ होगा, तो ये तो हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। इसका इस सर्कुलर एम्पियर कर्व का रेडियस तो आर है ही सही, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं बी और डीएल के बीच का एंगल हो गया 0, तो ये हो गया बी डीएल कॉस 0, बी आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो यहां से जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, और आई नेट का वैल्यू तो ये रहा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपके फोर्थ ऑप्शन का, फोर्थ केस का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको सामने क्या दिख रहा है, सवाल में पढ़ देता हूं। सवाल कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है, फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लार्ज मेटल शीट कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट्स सरफेस। ये एक लार्ज मेटल शीट है बॉस, ये क्या है, एक लार्ज मेटल शीट है, ये अपने सरफेस के अलोंग एक करंट कैरी कर रही है बॉस, डॉट 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 दिख रहा है, यानी सारी की सारी करंट जो हो रही है वो बाहर आ रही है। ठीक है, आगे क्या बोल रही है, द करंट इन द स्ट्रिप ऑफ विड्थ डीएल इज इक्वल टू के डीएल। यानी सपोज मैं बात करूं यहां पर कोई छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, ये एक बहुत लार्ज शीट है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया जिसका विड्थ कितना है डीएल, ये दिख रहा है आपको। तो अगर ये डीएल विड्थ लिया तो इस डीएल विड्थ से जो करंट जा रही है वो कितनी बताई इन्होंने, के डीएल। आगे बात समझ में, के सम पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मेटल शीट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, आपको इससे परपेंडिकुलर x डिस्टेंस में कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है साहब, सवाल क्या कह रहा है, एक लार्ज मेटल की शीट है, कुछ ना कुछ वेट दी है, इसमें जो करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, अब यार इस शीट पे अगर मैं एक स्ट्रिप लूं ऐसे करके जिसका विड्थ कितना है डीएल, तो उस स्ट्रिप से जो करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, के डीएल। तो उससे परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यार सबसे पहले मैं क्या करूं, पहले मैं उस P पॉइंट पर, सुनिएगा ध्यान से, मैं पहले उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो देख लूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा वो समझते हैं। यार देखिए समझिएगा ध्यान से, बात करते हैं हम लोग इस चीज पे। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो यहां पर डीएल एलिमेंट लिया, और ऐसे ही एक डीएल एलिमेंट मैंने
इधर भी ले लिया, तो ये डीएल एलिमेंट की एक स्ट्रिप ये बन गई और एक डीएल एलिमेंट की एक स्ट्रिप ये बन गई। तो ये दोनों जो स्ट्रिप है, डीएल इतना छोटा है बॉस, ये जो डीएल लेंथ की स्ट्रिप है मैं उसे स्ट्रेट वायर की तरह डील कर सकता हूँ, और वो स्ट्रेट वायर जो है वो इनफाइनाइट है, स्ट्रेट वायर जो है वो इनफाइनाइट है। आगे बात समझ में? कोई भी स्ट्रेट वायर से जो करंट फ्लो होती है हमेशा सर्कुलर फॉर्मेट में फ्लो होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर ऐसा है और इस स्ट्रेट वायर में करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्कुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे सर्कुलर होगा। तो अगर मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे बात करूं तो ये हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, ये समझा चुका हूं मैं पहले भी। करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर गया, इस पॉइंट पर ये हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्किल के टेंजेंटिकल होगा, यानी इस रेडियस के परपेंडिकुलर होने वाला है बॉस, पक्की बात है। तो यार मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया इस पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर हो गया ऐसे। आगे बात समझ में? अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो इस पॉइंट पर भी करंट जा रही है ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्कुलर होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे सर्कुलर होने वाला है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होने वाला है तो ये तो हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसे कर, ये तो हो जाएगी उस सर्किल का रेडियस, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर हुआ, ये हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे होने वाला है। आगे बात समझ में? समझ में आया? तो ये वाला येलो वाला जो हो गया ये तो हो गया इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ग्रीन वाला जो हो गया वो हो गया इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बी वैक्टर और ये भी हो जाएगा डी बी वैक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होने वाला है। आगे समझिए, आगे समझिए। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, सिमेट्री से बात करूं तो इस वाले का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। db1 बोल देता हूं उसे मैं, db1 इधर, db2 इसका भी इधर आएगा db1 और इधर आएगा db2। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पक्की बात है। जब ऐसा होने वाला है तो अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है वो यहाँ पे कैसे होने वाला है, ऐसा होने वाला है। नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है वो ऐसा होने वाला है, बस मेरे को आपको ये समझाना था। तो इस शीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो शीट के पैरेलल होगा, लेफ्ट साइड होगा, नीचे की तरफ होगा वो राइट साइड होगा। आगे बात समझ में? अब एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हम लोग बात करते हैं इस पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर ये इस टाइप से इनफाइनाइट है यार, मतलब नहीं मेरे को, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पर एक एम्पियर, क्या किया मैंने, इस पर एक एम्पियर क्लोज कर बना दिया। क्या किया? एक एम्पियर क्लोज कर बना दिया, जिसका जो लेंथ है वो कितना है, ए, जिसका लेंथ है वो कितना है, ए, ठीक है। समझिएगा आगे, ध्यान से समझिएगा। और ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर है क्योंकि एक्स पॉइंट मुझे फाइंड करना है, ठीक है बॉस। अब देखिएगा यहां पर एम्पियर्स लॉ में अगर मैं लगाऊं, एम्पियर्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। अरे यार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी वेक्टर ऐसे होगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वेक्टर ऐसे होगा। तो डीएल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डीएल को 4 पार्ट में तोड़ा मैंने। तो देखो डीएल को अगर मैं 4 पार्ट में तोड़ रहा हूं तो यहां पर ये हो जाएगा dl1 वेक्टर, यहां पर dl2 वेक्टर, यहां पर dl3 वेक्टर और यहां पर dl4 वेक्टर। आगे बात समझ में? तो यहां पे हो गया b dl1 cos 0, यहां पे b ऐसे ऊपर अलग नीचे अलग हमेशा, यहां पे b ऐसे तो b dl2 cos 90, यहां पर वापस से b भी ऐसे और dl3 भी ऐसे तो b dl3 cos 0, और यहां पर b dl4 cos 90। यहां पर b वेक्टर ऐसे ले रहा हूं, dl4 वेक्टर ऐसे ले रहा हूं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यानी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट का b डॉट dl2 कितना हो जाएगा, 0। इस वाले का हो जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ dl1 प्लस ऊपर वाले का हो जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ dl3 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट।
बी कांस्टेंट निकाल लिया बाहर, dl1 छोटा एलिमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dl1 पूरा का पूरा लेंथ कितना है a, डी इंटीग्रेशन ऑफ dl3 वो भी कितना हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा ba प्लस बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, यानी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट। आई नेट क्या है? इस येलो कलर के एम्पियर क्लोज करके अंदर से जाने वाली करंट। अरे डीएल लेंथ से कितना जा रहा था? के डीएल, डीएल लेंथ से कितना जा रहा था? के डीएल। ये लेंथ कितनी है भाई? ए है ना, तो इस लेंथ से कितना जाएगा? के इंटू ए, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा के इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट के बाय 2। दिस इज द आंसर। समझ में आया? अरे डीएल लेंथ से कितना करंट जा रहा था? के डीएल। ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? ए है, तो ये वाली जो करंट जो बाहर आ रही होगी कितनी होगी? के इंटू ए। तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? म्यू नॉट के बाय 2। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।